अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर ईद स्पेशल शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक दफ़ा फिर हमारे सब देखने वाले नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। कल के शो में आपकी मुलाकात पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट से कराई थी और आज का प्रोग्राम भी वैसे तो ईद की मुनासबत से है, मगर उसमें एक मुनफरद पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। अब आज हमने अपने प्रोग्राम में उन शोबा ज़िंदगी की ख़वातीन को मदऊ किया है जिनका शोबा मुश्किल तरीन तसव्वुर किया जाता है। उसे मैं मुश्किल इसलिए कहूँगा कि उस तक पहुँचने के लिए एक लंबी जद्दोजहद और वक्त चाहिए होता है। अब आज के शो में हम उनसे पूछेंगे कि कितना मुश्किल होता है इस प्रोफेशन की डिमांड्स को मीट करना, फैमिली को वक्त देना और ईद जैसे मौके और दीगर ऐसे मौक़ों पर उनकी रूटीन कैसी रहती है। ये सब बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी की खातून ऑफिसर लेफ्टिनेंट सोनिया रियाज साहिबा और डॉक्टर मारुख ज़हूर साहिबा जो पिम्स हस्पताल में हार्ट सर्जन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों मेहमानों की आमद का। सेकंड टाइम इज़ द चार्म। जी सर, मेरे ख्याल में वो एक लंबा ड्यूरेशन के अलावा एक कमिटमेंट भी चाहिए होती है, वो कमिटमेंट भी चाहिए होती है। उससे पहले स्ट्रगल इट इज़ उससे पहले कि कमिटमेंट पे आए, ईद की मुनासबत से जी आपकी रूटीन कैसी रहती है? डॉक्टर साहबा आपसे आगाज़ करते हैं। एक डॉक्टर के लिए ईद हमेशा वो मौका रहा है जहाँ पे ईद से 3-4 दिन पहले से ये शुरू हो जाता है कि हमने कैसे इस दिन को प्लान करना है, ताकि हम अपने पेशेंट्स को की सर्विसेज में भी कोई मुअत्तली ना आए और हमारे घर में जो हमारा खुशियों का मरकज़ है, हमारा फैमिली, वो भी सफ़र ना करे। तो पेशेंट्स यूजुअली ईद का जो दिन है, मेरे पिछले 20 साल एक्सपीरियंस के मुताबिक ईद के दिन पे मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स ही एडमिटेड रह जाते हैं। अच्छा। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें आपकी सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है और ईद ही के वो दिन होते हैं जब हमसे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स बिछड़ते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बट बिकॉज के सिर्फ वही लोग अस्पताल में पड़े रह जाते हैं जिनके पास घर जाने का चांस नहीं होता। सो ईद हमारे लिए, एक डॉक्टर के लिए सबसे डिफ़िकल्ट ओकेजन इसलिए है कि अपनी खुशियों को तज कर उन पेशेंट्स के लिए आपको मौजूद रहना होता है और वहीं पे उसी वर्क एनवायरनमेंट में आज तक हमने अपनी खुशियाँ ढूंढी हैं उन पेशेंट्स की खुशियों में जो वहाँ पे मौजूद हैं अपनी फैमिली से दूर। मैं छोटा सा एक फॉलो अप कर लूँ कि आप तो जब भी किसी की कामयाब सर्जरी करती हैं, ख़ास चूँकि आप दिल के शोबे से मुताल्लिक हैं, तो उस पेशेंट के लिए भी ईद होती है और जब वो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, ये सक्सेसफुल सर्जरी होती है, तो आपके लिए भी ईद होती है। लेकिन कोई ख़ास ईद आपको याद हो जो आप समझती हैं कि आपकी मौजूदगी ने किसी पेशेंट के लिए ईद बना दी और आपके लिए भी मतलब ईद की खुशियाँ दुबाला हो गई कि लाइक कोई क्रिटिकल पेशेंट आपकी वजह से कोशिश से बचाओ? बहुत से ऐसे ओकेजन्स मुझे याद हैं। मैंने एक्चुअली अपना जो इनिशियल टाइम था डॉक्टरी का वो मैंने पेशावर में गुजारा और पेशावर का आपको बहुत अच्छी तरह पता है, वहाँ एक दिन पहले ईद होती। तो यूजुअली ये होना कि सबको पता था ये पंजाब में रहती हैं और इन्होंने जाना है, तो ईद के दिन यानी अपने फ्रेंड्स के लिए फिर आई वुड सेक्रीफाइस माई सेल्फ और सारे पेशावर वाले ईद कर रहे होते थे और मैं ड्यूटी पे होती थी। फिर वहाँ से मैंने गाड़ी पकड़नी और मैंने आके पंजाब में ईद करनी। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपकी ये जो डॉक्टर मारूख यहाँ बैठी हुई, उन्होंने 31 रोज़े भी रखे क्योंकि रोज़े स्टार्ट पेशावर में होने और ईद मेरी पंजाब में होनी। तो मैं तो ना सिर्फ 2 प्रोफेशंस को इकट्ठे लेके चल रही थी, मैं 2 सूबों को भी इकट्ठे लेके चल रही थी। सो एक ईद मुझे स्पेसिफिकली याद है इस तरीके से कि नॉट ओनली पेशेंट्स, मतलब पेशेंट्स तो हमारी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते। मतलब लिटरली जब सुबह मैं ड्यूटी पे आई तो एक पेशेंट लिटरली अपने बेड से उठ के बैठ गया। मैं उस वक्त आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम कर रही थी और वहाँ पे हमारे जनरल अज़हर रशीद साहब हैं जो सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनका और सारे उनसे प्रीसीडिंग सर्जन जनरल्स का ये रूटीन है और जो कमांडेंट्स हैं कि स्पेशली ईद वाले दिन वो अब ईद की नमाज़ पढ़ते ही अपनी फैमिली को लेके आते थे, पूरे पेशेंट्स को फ्रूट बास्केट्स बांटते थे और उनको ईद की मुबारकबाद देते थे। तो वो जो टाइम था मेरा आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वहाँ पे अपने सीनियर्स को अपने साथ पाके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो अकेले मेरे होना मैटर नहीं करता, वो पूरा का पूरा स्टाफ पेशेंट्स को अपने 1 घंटा दे के या आधा घंटा दे के ऐसे महसूस कराता था कि ईद हमारी यहीं पे है, हम आपके साथ हैं।
تو اسی پریسیڈنٹس کو, آرمی کے پریسیڈنٹس کو میں نے پھر سویلین سیکٹر میں کیری آن کرنے کی کوشش کی. تو میرے باس ہیں پروفیسر فرید اللہ خان صاحب, وہ اگر چھٹی پہ جاتے تھے تو آئی ووڈ اسٹک اراؤنڈ, میک شیور کہ عید کے دن کم از کم مارننگ کا 1 گھنٹہ عید کی نماز پڑھ کے, میرے اپنی شوہر سے ریکویسٹ ہوتی تھی کہ مجھے ڈیوٹی پہ لے جاؤ, وہ میرے ساتھ آتا تھا, اور پوری کی پوری فیملی ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح چل رہی ہے. یہ جو آپ نے سروسز اور سویلینس کو وہ لنک کیا ہے, لیفٹیننٹ صاحبہ اگر یہی سوال آپ سے پوچھیں عید کی مناسبت سے, نیوی میں ہوتے ہوئے کیا روٹین مختلف ہوتی ہے؟ بیسکلی آپ کو پتہ ہے آرم فورسز میں تو ڈیسیجن اتھارٹی کا ہوتا ہے کہ آپ نے کون ڈیوٹی پہ ہوگا, کون ریلیف ہوگا. تو اگر تو میں ریلیف ہوں تو اوبیسلی میں فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہوں ٹائم, کلوز ریلیٹیوس کو وزٹ کرنا, اور باقی جتنے بھی آپ کے نارمل ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ میں کرتی ہوں. لیکن ایٹ ٹائمز ایسا ہوا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے پوسٹنگس ہماری ڈفرینٹ سٹیز میں ہوتی ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ڈیوٹی اسائن ہو تو آپ پھر ڈیوٹی اسٹیشن چھوڑ نہیں سکتے. تو اس کیس میں ہوتا ہے کہ آپ کا ہوم اسٹیشن کہیں اور ہو تو آپ پھر اپنے پیرنٹس سے, اپنے ریلیٹیو سے مل نہیں سکتے. پھر وہ آپ کو اوبیسلی پھر آپ کو ڈیوٹی پہ ہونا ہوتا ہے اور آپ کو وہ پرفارم کرنی ہوتی ہے, وہ رسپانسبلٹی. اس طرح جی اس کے چھٹیوں کے حوالے سے اور گھر پہ ہونے کے حوالے سے کامیاب ہوئی ہیں آپ؟ کہہ سکتے ہیں آپ کو خواہش ہی رہی چھٹیوں کی یا چھٹیاں مل بھی جاتی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اوبیسلی ہماری اتھارٹی دیکھتی ہے کہ آپ اوبیسلی خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کو اتنا ٹف ٹائم نہ دیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی ڈیوٹی سے وہ ہو جائیں کہ آپ کو بہت ٹف لگنے لگے. تو آپ کو بیلنس رکھا جاتا ہے بالکل, کہ آپ کسی اور کو آن کال کر دیں اور آپ ایک بندے کو ریلیو کر دیں. بالکل صحیح. اور یہ آپ کی پرفارمنس کے لیے بھی اوبیسلی بہتر ہوتا ہے. آپ سے اس پہ سوال ایک شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ اس میں تھوڑا سا کمنگ ٹو ہر پروفیشن کہ ہم جب بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ہر پروفیشن میں بات کی جاتی ہے کہ جی خواتین اس طرح سے پارٹیسپیشن نہیں ہے کیونکہ سوسائٹل بیریئرز ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرم فورسز میں خواتین زیادہ سے زیادہ آ رہی ہیں. کیا اس کے اندر کی سیکیورٹی ہے, وہاں کا جو سینس آف جاب سیکیورٹی اور ہر طرح کی سیکیورٹی, وہ ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے, یا ایک کوئی نیشنل کمٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے آ رہی ہیں اور ایک نئی اسپیس کھل رہی ہے خواتین کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کی اپنی موٹیویشن ہوتی ہے اور آپ کی پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے. دوسرے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ دوسروں کو بھی کنوے کرتے ہیں کہ وہ جوائن کریں. تو لیکن آپ نے اپنے پروفیشن کے اندر وہاں پر ایک لوگوں کی پارٹیسپیشن کو انکریج کرنے کے لیے فیمیل گروپس نیٹ ورکنگز ہوتی ہیں کہ دوسروں کو, نئے آنے والوں کو مینٹور کریں, ان کے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کریں. کوئی آرم فورسز میں تو پہلے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی. دیکھیں, بیسیکلی سب سے پہلے تو لوگوں کو بہت وش ہوتی ہے نا, اسپیشلی ویمن کی بھی, لیڈیز کی بھی, کہ وہ جوائن کریں. ایک تو یونیفارم کا چارم ہوتا ہے, دوسرے آپ کی رسپانسبلٹیز. دیکھیں, مطلب مجھے تو یہ موٹیویشن تھی کہ یہ رسپانسبلٹی اگر میرے اوپر ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا. تو اسی پیشن کو لے کے, اسی کریج کو لے کے میں نے بہت اسٹرگل کی اور میں نے پھر جوائن کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا لمبا اس کا پروسیجر بھی ہوتا ہے. اور پھر جب آپ ڈفرینٹ برانچز میں انڈکٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ آپ اپنی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں, آپ پرسنالٹی وائز بھی اور آپ ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں آپ گرو کرتے ہیں. وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ, ایک سیکریفائس کا ایلیمنٹ ہے. کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھیں گے, پھر لیفٹیننٹ صاحبہ سے بھی وہی سوال. اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب ہارٹ سرجری تک ایک بہت زیادہ ایک قربانی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, ٹائم مینجمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, اور بہت کچھ کھونا ہوتا ہے کہ آپ پھر اس چیز کو پا سکیں. تو وہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ آئی تھنک کہ دیکھیں, ایک تو ہم سب مسلمان ہیں, امت محمدی کا پارٹ ہوتے ایک وہ پبلک سروس یا خدمت خلق جو ہے نا, وہ نیچرلی آپ کے اندر انگرینڈ ہوتی ہے, جو بچے کو میڈیکل فیلڈ کی طرف پش کرتے ہیں. سو ابھی رمضان گزرا ہے تو وہ 3 چیزیں میں کہیں پڑھتی تھی کہ اس دنیا میں آپ کو ملیں گی اور آخرت میں جنت میں نہیں ملیں گی. ایک بھوکا پیاسا رہنا, ایک خدمت خلق, اور ایک اللہ کے لیے تڑپنا. تو یہ وہ 3 نعمتیں ہیں جو ہمیں دنیا میں ہی ملیں گی اور جنت میں نہیں ملیں گی. تو وائی ناٹ انجوائے دیم ہیئر, وائی ناٹ سیکریفائز یور سیلف. اور کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی لائف کو بیلنس کر دیتا ہے, آپ کو بڑے انڈرسٹینڈنگ پارٹنرز دے دیتا ہے. آپ کی فیملی جو آپ کو ڈاکٹر بنا رہی ہے, نیچرلی وہ ان پریشرز کو سمجھتی ہے.
सो बाकी बच्चों को छोड़ के इस बच्चे पे जो डॉक्टर बन रहा है और अपने आप की ईदें छोड़ के जा रहा है ड्यूटी पे, माँ की ज़्यादा तवज्जो होती। तो मैंने तो बड़ा कभी भी ये नहीं समझा कि मैंने घाटे का सौदा किया। मुझे हमेशा ये लगा कि द मोस्ट नोबल और द मोस्ट ग्रेशियस, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का प्यार और आपकी लाइफ मुस्तकिल एक खिदमत में, मतलब ना सिर्फ घर पे आप अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, उसके अलावा जितना टाइम है आपका, वो समझे वो एक इबादत है, मतलब वो एक नमाज है जो मुस्तकिल नमाज है। तो उसको हम इस तरह से इस सर्विस को परफॉर्म करते हैं। और उन्हीं ब्रांचेस में हार्ट के शोबे की तरफ आने का क्या था, मोटिवेशन क्या थी? ख़वातीन ज़्यादातर पेडियाट्रिक्स चुन लेती हैं, रेडियोलॉजी चुन लेती हैं, जो ज़रा निस्बतन आसान और ज़्यादा कम डिमांडिंग है, लेकिन ये जो आपकी कार्डियोलॉजी है ये तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिव। मैं हमेशा से दिल के अमराज को देखना, उनको समझने की कोशिश करना, आई वॉज द बेस्ट इन जो भी कार्डियोलॉजी के जितने भी मेरे चैप्टर्स होते थे मुझे बड़े अच्छे याद होते थे। शुरू से मुझे अपना इंक्लिनेशन पता लग रहा था। फिर आई लॉस्ट माई फादर टू मैसिव एंटीरियर वॉल MI। उस वक्त मैं इस चीज़ को इतना नहीं समझती थी कि शायद ये वजह बन रहा है, पर वो चीज़ मुझे पुश करती थी कि व्हाट इज़ हार्ट अटैक, हाउ कम ऑल ऑफ अ सडन इन सेकेंड्स वो आपसे आपका फादर, आपका मदर लेके चली जाती है, व्हाट इज़ दिस थिंग, हाउ कैन वी स्टॉप इट, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट इट। लाइक आई हैव लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 7 और उससे ऑनवर्ड्स कभी ये फीलिंग नहीं आई, हमेशा ये फीलिंग आई है कि इस बीमारी को समझना है और इसकी रोकथाम के सिलसिले में मुकम्मल शिफा के पीछे पीछे जाना है। तो जब मैंने अपना हाउस जॉब शुरू किया तो कार्डियोलॉजी तो ऑब्वियसली मैंने करनी थी, सो आई डिड दैट। उसके बाद जो है दिल मेरा करे सर्जरी करने को, एंड द ओनली पॉसिबिलिटी जिसमें कार्डियोलॉजी और सर्जरी इकट्ठी हो सकती थी दैट वाज हार्ट सर्जरी। एक दफ़ा छाती खुली हुई देख ली मैंने इमरजेंसी में, मेरी तो नज़रें ना हटें दिल के ऊपर से तो बस वो दिल के तार बजे बार बार वाली सिचुएशन थी, एंड आई जस्ट वेंट अहेड। और मेरे से पहले पाकिस्तान में कोई मुझे एग्जाम्पल नहीं मिलती थी हार्ट सर्जन बनने की, पर आई टुक ऑन दिस। मुझे लोगों ने कहा भी कि क्या करोगी, कैसे बनोगी, औरतें हार्ट सर्जन नहीं बन सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने एक फ़ैसला आपके लिए किया होता है, आपने सिर्फ सरेंडर करना होता है। सो आई वेंट अहेड, आई टुक ऑन दिस बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस। मैंने कहा चाहे मैं जिस भी स्टेज तक पहुंच सकूं, मैंने वही फील्ड लेना है जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। तो वो इमोशनल बैकिंग सब कुछ पीछे रख के एक ही फील्ड मेरे लिए अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया, मुझे पता है अब आज। तो वो फील्ड मेरी कामयाबी का, दीन का, दुनिया की फलाह का ज़रिया बना। और आई एम द फर्स्ट FCPS कार्डिक सर्जन ऑफ पाकिस्तान। 2010 में मैंने ये डिग्री ली और उससे ऑनवर्ड्स मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को अपनी सर्विसेज दी और आज तक हम 4,000 से ऊपर सर्जरीज ओपन हार्ट परफॉर्म कर चुके हैं। और उसके अलावा नॉट ओनली, तो मेरे लिए ये वो 4,000 फादर्स हैं जिनको जो बचे अल्लाह के हुक्म से, मेरे लिए ये वो 4,000 फैमिलीज हैं who did not lose their father। अब इस पॉइंट पे जी इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी क्या हो सकती है? टू इंस्पायरिंग, एग्जैक्टली, टू इंस्पायरिंग स्टोरीज। गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। लेफ्टिनेंट साहिबा, आपने अभी सुना डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बहुत लोगों ने कहा कि ख़वातीन हार्ट सर्जन नहीं बन सकती, तो आई इमेजिन कि वो नेवल अफसरान के बारे में भी एग्जैक्ट यही सवाल करते थे, तो उस पर क्या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? जी, अपने बारे में बताऊंगी कि मुझे मोटिवेशन थी और मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, स्पेशली मेरे फादर की। अच्छा, आपके फादर भी नहीं, बैकग्राउंड नहीं है, आर्म फोर्सेस का नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए सिलेक्शन हो गया, वो तो एक लंबा प्रोसीजर था। PNA में गए, नेवल अकेडमी में। तो वहाँ आपको पता है कि आपको काफ़ी हेक्टिक रूटीन होती है आपको काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो बीइंग अ गर्ल वो मैंने उस रूटीन में नहीं थी। तो वो फिर मुझे कुछ फ्रेंड्स ने और लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकोगी, लेकिन वो एक मोटिवेशन थी, एक पैशन था कि वो 6 मंथ्स गुजारे
पास किए, काफ़ी हर्डल्स थी, ऑब्स्टिकल्स थी, इवन कि आपकी बहुत टफ सिचुएशन आ जाती हैं कि इन्फेक्शन भी हो गया था मुझे पाँव में। अच्छा। तो लेकिन एक मोटिवेशन थी, फिर पेरेंट्स की सपोर्ट थी, तो सब कुछ गुजर गया। उसका रिजल्ट फिर ये हो कि ऑब्वियसली फिर आपको कमीशनिंग मिलती है, वो दिन आपका बहुत बेस्ट डे होता है लाइफ का। बिल्कुल ठीक जी। आपने कॉम्बैट रोल भी किया है या सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे? अभी कॉम्बैट रोल्स में नहीं है लेडीज़, अभी हम डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे आईटी ब्रांच है, सप्लाई में है, लॉजिस्टिक्स में है, एजुकेशन में। मैं आईटी में हूँ जी, आईटी में हूँ। तो आप कोई दिन ऐसा देखती हैं कि हम अपनी ख़वातीन को देखेंगे कॉम्बैट रोल में भी, क्योंकि ISPR की वीडियोज़ में तो हम देखते हैं उनको पैराट्रूपिंग भी कर रही हैं और मतलब उससे फटीग में है, कॉम्बैट फटीग में है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने किसी को देखा नहीं है। और जो फाइटर पायलट्स गई थी, अब मेरे ख्याल में उनका भी नंबर डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि वो अब ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स एसोसिएटेड फील्ड्स में नहीं, बेसिकली प्रैक्टिस है, लेकिन जो ऑप्स ब्रांच है ना स्पेसिफिकली, जैसे शिप्स पे डिप्लॉय होना या उस रेफरेंस से कॉम्बैट रोल्स, तो ऑब्वियसली उसमें इन फ्यूचर है, फोर्स ही कर रही है पाकिस्तानी भी कि लेडीज उसको ज्वाइन करेंगी। अच्छा, ये कोई बैरियर तो नहीं है उसमें, कोई इससे की रुकावट, साइकोलॉजिकल बैरियर या बैरियर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर उनकी फिर ट्रेनिंग भी उस रेफरेंस से होगी। अभी उससे ट्रेनिंग नहीं ऑब्वियसली जिस तरह से आपकी जिन ब्रांचेस में है उस रिक्वायरमेंट की तो आपकी है, लेकिन कॉम्बैट रोल्स में इस तरह है कि आप अपना डिफेंड कर सकें, ऑब्वियसली उस तरह की ट्रेनिंग हमें दी जाती है जो कि PNA में होती है। उसके बाद भी जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसमें हम काफ़ी ट्रेंड हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो एक सवाल था ऑफ स्क्रीन, बल्कि करना होता है बाकी साहब, अब क्या करें कि जी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ किस तरह बैलेंस होती है। डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि जी जब हम ये सवाल हम क्योंकि मर्द हजरात से करते नहीं हैं, शायद क्योंकि उनको बैलेंस करना नहीं पड़ता, लेकिन उस हवाले से कि क्या सोचती हैं आप? ये बीइंग फीमेल करना पड़ता है, आपको करना होता है, और अगर आप सर्विस में नहीं करेंगे तो आपको वहाँ से ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन होगा, किसी चीज़ पे एतराज़ होगा। घर पे नहीं करेंगे तो आपको घर से भी फिर आपको ऑब्वियसली इस पर ऑब्जेक्शन होगा। तो उसके लिए यही है कि किसी के सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते, जैसे मेरे पेरेंट्स की है या आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स की, उनकी सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन ये कि आपको सपोर्ट चाहिए होती है दूसरे लोगों की। ये जो अपनी सक्सेस अपनी फैमिली को एट्रीब्यूट कर रही है कि उनकी सपोर्ट की वजह से बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों की सक्सेस उनकी वजह से, फैमिली की वजह से, नॉट ओनली मैटरनल साइड मतलब मदर की साइड से, बल्कि माय मदर मेड श्योर कि मेरे निकाहनामे में उन्होंने मेरे जौहर को कहा कि बेटा मैं इसको कार्डियक सर्जन बनाना है, आप वादा करते हैं या मैं लिखवा लूँ। मतलब शी वाज सच एन अपराइट वुमन, और वाकई वहाँ से वो बच्चों की ड्रीम्स के पीछे खड़ा होना पेरेंट्स का रोल है, और उन ड्रीम्स को फिर आगे अगली फैमिली में जिसमें आप अपनी बेटी दे रहे हैं उसमें ट्रांसमिट कर देना और आगे से उस फैमिली का उसको लेके चलना। मेरे ख्याल में ये बहुत खूबसूरत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो कामयाबी का राज है वो ये था कि बोथ फैमिली स्टूड टुगेदर एंड दे थॉट कि जिस मकसद को ये फॉलो कर रही हैं ये मकसद इतना इम्पोर्टेंट है, और अगर हर कोई ऐसा समझे तो वो 51% जो घर में बैठा हुआ है वो इस वक्त आपकी सोसाइटी में इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है कि इस सोसाइटी को आगे ले जाने में और हमारे मुल्क की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है ख़वातीन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जब हम दिल के शोबे की बात करते हैं तो अक्सर वो ज़हनी या नफ्सियाती मसाइल से भी जुड़ा हुआ होता है, और वो जो साइड है वो कितनी मुअस्सर हो सकती है? कार्डियक जितने भी प्रॉब्लम्स इस वक्त आते हैं, मैं इस वक्त 3rd ईयर पे एग्जिस्ट करती हूँ। 3rd ईयर का मतलब ये है कि पब्लिक हेल्थ पहला डिफेंस बैरियर है, ठीक है, फिर मेडिसिन कार्डियोलॉजी 2nd डिफेंस बैरियर है, ठीक है, और सर्जरी 3rd। तो जिस वक्त पेशेंट मेरे पास पहुँचता है, स्ट्रेस, मल्टीपल दवाइयाँ, घर के प्रॉब्लम्स, बहुत से हालात में फेलियर्स, तो एक क्लियर लिंकेज है, बिल्कुल लिंकेज है, और वो इन सब से लड़ता हुआ जब हार रहा होता है तो वो एक कार्डियक सर्जन के पास पहुंचता है। ठीक है, क्या ख्याल है साइकेट्री को इन सब के साथ सिंक किया जाएगा? मतलब अर्लियर स्टेजेस पे जब पेशेंट रिपोर्ट करता है तो उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकेट्रिक सपोर्ट मिले तो ये चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं। लाइफस्टाइल के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि जी अगर लाइफस्टाइल बेहतर होगा हार्ट डिजीज़ कम होंगी, क्या साइकेट्रिक सपोर्ट से भी इस तरह से हो सकता है? अभी तक जो सबसे बड़ा फैक्टर हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं हार्ट प्रॉब्लम्स में वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस इवन जब मैं आर्मी में थी, एक सर्टन आर्मी का और एयरफोर्स के
सेक्टर्स थे जो कि सर्टन मैंने वो शोबे आइडेंटिफाई किए जहाँ से ज़्यादा पेशेंट आ रहा था, एंड आई वेंट बैक, मैंने उनको देखा। और यूजुअली ये जो मेंटेनेंस, एयरफोर्स में मेंटेनेंस में काम करने वाले, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, लॉग्स मेंटेन करना, जहाज़ मेंटेन करना, जहाज़ ना गिर जाए, कुछ हो, ये वाला सबसे ज़्यादा आ रहा था बाईपास के लिए। इसी तरह जितने पेशेंट्स हैं, तो स्ट्रेस अभी तक हम आइडेंटिफाई कर पाएँ एज अ सोल फैक्टर फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर शुगर, फॉर इंक्रीज इंसिडेंस, और ये दोनों चीज़ें फिर पेशेंट को हार्ट अटैक्स और अल्टीमेटली हार्ट बाईपास की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अभी तक जितने प्रोग्राम्स को, इनोवेटिव प्रोग्राम्स को मैंने टेक ऑन किया है, ये वही प्रोग्राम्स हैं जो स्ट्रेस को डील करते हैं। बी इट किसी हेल्थ फोरम पे बात करना हो योगा के साथ, या साइकेट्रिक काउंसलिंग, बहुत कम पेशेंट एग्री करते हैं, इवन वो मानने को तैयार नहीं होते कि उनको स्ट्रेस है। नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप उनसे बात करना शुरू करें प्यार से, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दें पेशेंट को। वो आपके पास बहुत चीज़ों से लड़ता हुआ पहुंचा है और वो अपने बहुत से प्रॉब्लम्स छुपा रहा है, लेकिन अगर आप पेशेंट्स को थोड़ा सा कहें, अच्छा आराम से मुझे बैठ के बताएं क्या वजह है, स्मोकिंग क्यों शुरू होती है, स्मोकिंग सबसे बड़ा फैक्टर है हार्ट प्रॉब्लम्स का, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि व्हाट वाज गोइंग ऑन व्हेन दैट पर्सन स्टार्टेड स्मोकिंग, क्या वो फैक्टर था जिसको वो स्मोकिंग में, शराब के नशे में डबोने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेस, फेलियर्स। तो इन 2 चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हम हर हद तक गए, और इसमें अगर हमें साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत हुई है, हमने बुलाया है डॉक्टर को। अगर हमें एक साइंटिफिक प्रोग्राम की, जो एक साइंटिफिक तरीके से कुरानिक वाइब्रेशंस को पेशेंट की हीलिंग के लिए इस्तेमाल करें, हमने उस प्रोग्राम को भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा, ये स्पेसिफिकली मैं ज़रा अगले सेगमेंट में भी इसको डिस्कस करना चाहूँगा। लेफ्टिनेंट साहिबा, अभी क्योंकि स्ट्रेस की बात हो रही है, मैं इससे ज़्यादा कोई स्ट्रेस इंटेंसिव चीज़ तस्वर नहीं कर सकता, आर्म्ड सर्विसेज, तो उसमें क्या कुछ करना चाहिए टू कीप दिस एट बे? जी, जैसा कि इमेज बना हुआ है सोसाइटी में कि दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर जॉब, जी लुक्रेटिव जॉब है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कि जो कॉम्बैट रोल में जा रहे हैं, वो एक जोन, वॉर जोन में जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पे मतलब यार इट्स लाइक ए प्रिविलेज क्लास। दूसरा नहीं, मैं इसकी बात करूँ जो एक जनरल परसेप्शन है, तो अगर आप हम दोनों को ज़रा सा इस उलझन से भी निकाल दें कि क्या वाकई उतनी प्रिविलेज जॉब है जिस तरह से आम सोसाइटी, हमारे आम माशरे में समझा जाता है कि जी फौज की नौकरी तो क्या बात है। डेफिनेटली है, मतलब अगर आप देखें एक एनवायरनमेंट प्रोफेशनल है, उस लिहाज से अगर आप देखें, और आपकी ट्रेनिंग जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से होती है, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस फैक्टर्स नहीं है जो आम एक प्रोफेशन को, असद और मेरे जैसे बंदे को जो सुबह से शाम है, स्ट्रेस ऑब्वियसली से भागता है, देखिए स्ट्रेस नीचे न्यूज़ रूम से भागता हूं, ऑब्वियसली है, आपका वर्कलोड ऑब्वियसली हर ब्रांच में, हर आपकी सर्विस में है, डेफिनेटली है, लेकिन आपको भी जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको उसको किस तरह से कैटर करना है, किस तरह से आपको उसको मैनेज करना है, वो आपको बताया जाता है। बिल्कुल, वो आपको बताया जाता है, वो आपको इतना, क्योंकि आप इतने टफ टाइम से गुजरते हैं कि आपको फिर उस स्ट्रेस को मैनेज करना आपके लिए ईजी होता है। सिर्फ वकालत में और जर्नलिज्म में किसी ने ट्रेनिंग नहीं की, बहुत से टाइम ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, अब ऑब्वियसली आपने कोई काम सबमिट करना है, आपको ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो आपने डेफिनेटली सुबह सब जगह होते हैं और वो कहते हैं जनाब फाइल क्या आ रहा है कि नहीं, तो जी तो जो ट्रेनिंग के हवाले से इसका मतलब है सक्सेसफुल ट्रेनिंग रही है, कंसर्टेड ट्रेनिंग थी, और उस वजह से फिर स्ट्रेस को बीट करने में भी कामयाबी हुई। आपको इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाते हैं, और आप डिफरेंट, आपकी जो आपको पता है कि आपने डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल ठीक। जाने से पहले ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से जस्ट फाइनल वर्ड के इस जो इन्होंने कहा कि बाकी जैसे कि प्रोफेशंस हैं हमारे सिविलियंस के, किस हद तक मतलब अगर उनकी काउंसलिंग की जाए शुरू में जॉब पे आते हुए बंदे की, वुड दैट हेल्प कि जी स्ट्रेस कम करने में? प्रोफेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी एक तो ये है कि आपके टीचर्स, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनका भला करे, हमारे टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो ना सिर्फ आपको वो साइकेट्रिक बूस्ट देते हैं, आपके टाइम्स ऑफ स्ट्रेस में आपके साथ खड़े होते हैं, आपको टांका लगाना सिखाते हैं, मरते हुए पेशेंट को बचाना सिखाते हैं। तो सबसे बड़ा रोल मैंने जो आइडेंटिफाई किया अपनी लाइफ में उस्ताद। बिल्कुल सही। वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी है। खसूसी ईद ट्रांसमिशन इज़ कंटिन्यूइंग लेफ्टिनेंट साहिबा, क्योंकि अब हमें ये मौका मिल गया एक नेवल ऑफिसर से ये सवाल करना। जब पानी होता है चारों अतराफ, तो एक तो आदमी क्या सोचता है, एक सेंस ऑफ आइसोलेशन तो नहीं होती, और वो एक्सपीरियंस किस तरह का होता है? फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली जब मैं गई थी, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो आपको पता है मनोड़ा एकेडमी तो है ही, चारों तरफ पानी है। yes. तो उसको देख के बहुत दिल अजीब सा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरा तो बस वही पानी अच्छा लगने लगा था। तो वो जो लेकिन ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ आइसोलेशन होती है, आप लगता है जैसे आप पूरी दुनिया से वो कट ऑफ हो चुके हैं। और जिस तरह सी ट्रिप हुआ हमारा, वो 15 डेज का शिप ने ट्रैवल किया सी में, तो वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि उसमें भी आप फील करते हैं बस अब पानी है और आप हैं, बस और कुछ नहीं है। और उसमें लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम सारे ऑब्वियसली वो है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वो भी जी ट्रेनिंग में शामिल होता है जी, ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग में शामिल होता है। लेकिन एक तरह की मेरे ख्याल से एक वो जो कॉमराडरी है आपस में, वो भी ज़्यादा फैसिलिटेट होती होगी, बूस्ट होती होगी कॉलेज में। बिल्कुल, वो फिर ऐसे लगता है कि जैसे वो आपकी एक फैमिली है, आपके कोलीग्स हैं, वो सब एक फैमिली मेंबर की तरह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल में ये तो भूल गए, बीच में इतना प्रोफेशनल सर आप मेडिकल की ट्रेनिंग हो रही है। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ईद सेलिब्रेट करने का, अभी हमने कल भी सेलिब्रेट की, एक टिपिकल सा स्टाइल बन गया ना जी, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम दिया, कुछ फ्रेंड्स को फ़ोन किया, और जो लेटेस्ट एडिशन है जी व्हाट्सएप पे वो कार्ड्स तकसीम किए। हम वो फूलों के वो आते हैं जी, वो असद मुझे भेजेगा, मैं किसी और को फॉरवर्ड करूंगा, वो आगे से फॉरवर्ड होके फिर असद के पास आ जाएगा, तो असद देखेगा यार मेरे चला हुआ चेन पूरा हो गया। तो आप क्या समझती हैं कि मतलब ये एक थैंक्स गिविंग की ओकेजन है, जैसा हमने जो कुछ अल्लाह मियाँ ने हमको दिया, हम अपने सोसाइटी के साथ शेयर करते हैं, कि हम ये जो स्ट्रेस की भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से ईद को अपनी कर सकते हैं कि हम शेयर भी करें और दूसरों की खुशियाँ बांटें भी। कुछ हमें चेंजेस लानी चाहिए अपने स्टाइल में। देखिए जी, वेस्ट के फेलियर की सबसे बड़ी वजह लोनलीनेस, आपकी ईस्टर्न सोसाइटी की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह फैमिली बॉन्डिंग। तो ईद क्या है? एक तो शुक्रगुजारी है, रमज़ान इतना अच्छा गुजरा, फिर दैन स्टेइंग टुगेदर। आपको इतनी छुट्टियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस लिए देती? अपनी फैमिली के साथ बैठे। ये तो नहीं है व्हाट्सएप पे ऊपर से फ़ोन करके बुलाया कि डिनर इज़ रेडी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। देखें, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, ये पूरी कायनात मोहब्बत के नाम पे तख्लीक हुई थी, और ये वो मौका है जब हम आपसी बाहमी मोहब्बत को प्रोमोट करते हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो औलाद हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हों, उनके घर आना जाना, बाहिमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना, और बेगर्ज़ी से बेलौसी से प्यार करना एक दूसरे के साथ। ये अगर सोसाइटी में शुरू हो जाए तो वो सोसाइटी को वो पॉजिटिव बूम देगी, वो बैलेंस देगी, जो ये इतना काम कर कर के स्ट्रेस ले के एक चंद लम्हे भी आपकी फैमिली के साथ अच्छे गुजरे, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से रिचार्ज कर देते। तो मोहब्बत पे कायनात तख्लीक हुई थी, और मेरे ख़्याल में अगर आप अपनी ज़िंदगी से नफ़रत निकाल दें, सिर्फ मोहब्बत रखें और मोहब्बत को अपने इन ओकेजन्स में इन्फ्यूज़ करें, जिस भी तरीके से करें, तो आपके ये ओकेजन्स इतने मीनिंगफुल बन जाएंगे। और अपनी लाइफ में बचपन से अभी तक हमें जो ईदें सबसे ज़्यादा याद हैं, वो वही ईदें हैं जहाँ हमने इकट्ठे बैठे, सवैयाँ खाईं, और अपनी फैमिली के मेंबर्स को देखा, तैयारी हो या ना हो, कपड़े नए हो या ना हो, लेकिन ये है कि इकट्ठे बैठना और इस ईद में उन लोगों को भी याद रखना है। जैसे नमाज़ पढ़ के निकलते तो बाहर जो सिक्योरिटी पे खड़ा है, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसको भी गले लगा लें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत क्योंकि वो आपका थ्रू आउट द ईयर आपका ख्याल रखता है, आपके बच्चों का ख्याल रखता है। हाँ। और ये होता ही है जी, गाड़ी में बैठे नमाज के लिए जा रहे हो, बॉदर भी नहीं करते या उसको वेव कर दें। लेकिन महल मिलिट्री में ऐसे डिफरेंट कल्चर है, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा यूनियंस होते हैं, मुलाकातें होती है। तो आई थिंक आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि मिलिट्री सर्विस में से किस तरह से ईद मनाई जाती है। हम तो सिर्फ वो एक आती है सर्विसेज चीफ्स की नमाज की, जनाब सामने खड़े और इर्द गिर्द उनकी पूरी टॉप ब्रास खड़ी हुई है। दिन का आगाज़ तो ऑब्वियसली ईद प्रेयर्स से होता है, डिफरेंट मॉस्क्स में, डिफरेंट लोकेशंस पे। उसके बाद गेट टुगेदर अरेंज होती है, जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनवाइटेड होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, ताकि आपस में इंटरेक्शन हो। और इसके अलावा लंच डिनर अरेंज होते हैं, जिनको बड़ा खाना कहते हैं। बड़ा खाना जी, उसमें बेसिकली आपका पर्पज़ ये होता है कि इंटरेक्शन हो आपस में।
सब मिल बैठ के अक्रॉस सीनियरिटी होती है। एग्जैक्टली और इसके अलावा यही चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉन्डिंग को इंक्रीज़ करती हैं। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि वो एक नेवल फैमिली है, आपकी अलग फैमिली है, एक और है। लेकिन जो डॉक्टर साहिबा ने भी अभी लोनलीनेस का दिया, अभी हम आइसोलेशन की भी बात कर रहे थे, वो क्या कंपेयर टू अदर सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, वो फ़र्क है? देखिए बेसिक टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली एडवांस हमें कर दिया है, लेकिन आइसोलेट भी कर दिया। तो कोशिश नेवी की या बाकी आर्म फोर्सेस की भी यही है कि किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि यही एक वे है कि जिससे आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं और उसको फिर लेके आगे। और मेरे ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि आप अपनी फैमिली का या कोलीग्स का ख्याल रखें, बल्कि उन लोगों का भी जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि मतलब चाहते हैं कि अच्छी तरीके से इस दिन को गुजारें लेकिन नहीं गुजार सकते, तो उनकी फाइनेंशियल मॉरल सपोर्ट करके ना सिर्फ आप सेटिस्फाई होंगे बल्कि वो भी खुश होंगे। बिल्कुल सही। इसी पॉइंट पे वक्फा लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खसूसी ईद ट्रांसमिशन जारी है। वी हैव टू वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर अ वेरी स्पेशल ओकेजन। डॉक्टर साहिबा, हमने ज़रा रहमान हॉल की भी बात करनी थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां लोगों का जो इलाज है वो काफ़ी एक ट्रेल ब्लेजिंग किस्म के टेक्निक से हो रहा है, तो वो अगर आप ज़रा शेयर करना चाहें हमसे। बिल्कुल जी। इस टेक्निक के या इसे कहें इनोवेटिव वाइब्रेशन ट्रीटमेंट टेक्निक है। सैयद सफदर बुखारी इसके बानी तस्वर किए जाते हैं। ही वॉज सैयद बुज़ुर्ग, और वो डिफरेंट म्यूज़िक थेरेपीज़, वाइब्रेशन ट्रीटमेंट्स को और फिर अल्टीमेटली उन पे सूरह रहमान को खोला गया। इस ट्रीटमेंट को लेकर वो अपने पास आने वाले बीमार पेशेंट्स को लगाते थे, किसी को म्यूज़िक से ट्रीट करते थे, किसी को सूरह रहमान वाइब्रेशन से ट्रीट करते थे। पेशेंट्स में रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तो फिर ही वेंट अहेड, मूव फॉरवर्ड। ही वॉज नॉट अ डॉक्टर एंड ही थॉट कि अगर इतनी बेनिफिशियल एक चीज़ है और मेरे जैसे पर्सन के पास रिजल्ट्स हैं, व्हाई नॉट आई गिव इट टू द डॉक्टर्स। और उन्होंने फिर सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद जावेद, इवन इस्लामाबाद में शाकिर उज़ैर साहब हैं, पीटीवी के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, वो इस सूरह रहमान पे काफ़ी 1992 से काम कर चुके हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने इसे एक साइंटिफिक रिसर्च में कन्वर्ट किया। आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव मेट हिम। और डॉन न्यूज़ में ही 2012 में एक आर्टिकल आया था, अ डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब्स कुरानिक वर्सेस। जब ये मैंने पढ़ा तो यहाँ से एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ। उन्होंने अपने इंटेंसिव केयर सेटिंग में सूरह रहमान को वो प्ले करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, और जो सैयद सफदर बुखारी का बताया हुआ प्रोसीजर था उसी को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने पिम्स को एज अ कोलैबोरेटिव हॉस्पिटल लिया और सेकंड स्टेप पे जिसे कहते हैं रीप्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स विद न्यू सेट ऑफ डॉक्टर्स। तो ये रीप्रोड्यूस जो उसके लिए उन्होंने पिम्स का इंतखाब किया। तो पिम्स में हमने सूरह रहमान को एज अ वाइब्रेशन ट्रीटमेंट का ये पायनियर प्रोजेक्ट था और इसको हमने अप्लाई किया 3 इंटेंसिव केयर्स में। मैं अपने स्टाफ का इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट में हमें हेल्प किया और हमने साउंड सिस्टम के थ्रू, बहुत महंगा नहीं था, साउंड सिस्टम के थ्रू कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड रिसर्च साइंटिफिक तरीके पे काम कर रहे थे, तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि ओवर द इयर्स इस्टेब्लिश हो चुकी। बिल्कुल सही। तो फिर हमने इसको अप्लाई किया 3 इंटेंसिव केयर्स में। यकीन करें 6 to 8 मंथ्स के रिजल्ट्स मेरे पास मौजूद हैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग एल्स। वही 2 नंबर एंटीबायोटिक्स, और एक डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप है। एक कॉजल रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसे इंटरनेशनल रिसर्च में हमने कन्वर्ट करना है। सैयद सफदर बुखारी का मेथड बड़ा सिंपल था, अगर आप मुझे इजाज़त दें 1 मिनट लगेगा। उसको हमने जो स्टैंडर्डाइज़ किया उसमें सिर्फ ये था कि स्टेप 1 में ये था कि आंखें बंद कर लें, दिल साफ़ कर लें, सबको माफ़ कर दें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, जो कि जिनके हम उम्मती हैं। और फॉरगिवनेस वो ट्रेट है जो पत्थर खा के भी उन्होंने फॉरगिव किया। तो फॉरगिवनेस वो चीज़ थी जो स्ट्रेस को कम करी थी। और अभी मैं बता चुकी हूँ कि स्ट्रेस आपकी 90% से ज़्यादा बीमारियों की वजह स्ट्रेस और नफ़रत है। खामखा की नफ़रत, किसी से नफ़रत ना करें, सबको माफ़ कर दें। अक्रॉस द बोर्ड हम पेशेंट्स को कहते हैं माफ़ी दे दें। आंखें बंद करें, सबको माफ़ करें। दिल आपका खाना काबा है,
اپنے دل میں اتر جائیں, اپنے اللہ کو 3 دفعہ پکاریں شفا کے لیے, اینڈ دین الرحمن ہال میں ہی 5 منٹس 10 منٹس کے لیے ہم سورہ رحمان وائبریشن لگا دیتے ہیں, اور وی آسک دا پیشنٹ ٹو ٹیک ہاف اے گلاس آف واٹر بیکاز اٹ ایبزاربز دا وائبریشن, اور اس پہ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ 3 دفعہ آپ بہت پیار سے اللہ کو پکاریں, اللہ اللہ اللہ, ویری سمپل دعا فالوڈ بائی قاری عبد الباسط عبد الصمد اسٹینڈرڈ فریکوینسی 7 دن صبح دوپہر شام, جہاں 4 ادویہ ہم لکھتے ہیں, 5ویں ہم کہتے ہیں آپ سورہ رحمان سن لیں. انڈیپینڈنٹ ٹریٹمنٹ ہے, گھر میں کریں. انٹینسو کیئرز میں جو پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ ہیں ان کے لیے تو ہم لگاتے ہیں 3 ٹائمز, لیکن جو پیشنٹ الرحمان ہال میں ہمارے پاس آتے ہیں اس میں 8 سے 10 ہزار مریض آتا ہے ڈیلی, تو کم از کم جو کارڈک سائٹ پہ آ رہے ہیں ان کو ہم الرحمان ہال میں, جن کی 14 میڈیسن ہے, کیا وجہ ہے 14 میڈیسن سے بھی اگر مریض ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے اس کا پرابلم کچھ اور ہے. اچھا نہیں, میں سوچا اس کی فالو اپ تاکہ ناظرین کی تھوڑی کلیئرٹی کے لیے ہم یہ کن پیشنٹس کی بات کریں, میں یہ کہ وہ جو جن کو سرجری ریکوائرڈ ہے یا جیسے بلڈ پریشر اور اسٹریس کی پیشنٹ کہ ان کی بات ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اول تو اس کی یونیورسل ایکسیپٹیبلٹی ہے. قرآن میں آیت بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ نازل کیا وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو پھر قرآنک وائبریشنز میں ڈیفینیٹلی ہیلنگ پراپرٹیز ہیں جو کہ ڈی این اے لیول پہ, ابھی لمس کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر طارق, وہ ڈی این اے لیول پہ جا کے سورہ رحمان وائبریشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آخر یہ وائبریشنز یا میوزک تھیراپی ایسا کیا کر رہے ہیں جو ڈی این اے لیول پہ جا کے مالیکولر لیول پہ شفا کا ایک پروسیس سٹارٹ کرے. کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے سر, لیوٹیننٹ صاحبہ اسی میسج, یہ جو میسج ہے پازیٹیوٹی کا اور ٹالرنس کا, آپ کیا وہ پیغام دینا چاہیں گی؟ اسٹوری آپ کی بہت انسپائرنگ ہے ٹو دا ینگ جنریشن آف گرلس جو آپ کی طرح آرم فورسز میں آنا چاہتی ہیں, اسی طرح کامیاب ہونا چاہتی ہیں. جی, ان کو یہی میسج دوں گی کہ آپ کی جو بھی وش ہے اس کے لیے آپ اسٹرگل کریں. ٹھیک ہے, آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے, اور آپ جو بھی ہرڈلز آتی ہیں راستے میں, اگر آپ کی موٹیویشن ہے, آپ کی ول پاور ہے, تو آپ وہ فلفل کر لیں گے, ان کو اوور کم کر لیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی ڈریم کو اچیو کر لیں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر مارخ صاحبہ بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. لیوٹیننٹ سونیا صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقی سجاد صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ.